सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलने का तकरीबन हुकूमत का फैसला हुआ है और ये फैसला असल में 1995 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली थी। उसके खिलाफ हम लोग उस वक्त एक महाराष्ट्र लेवल की हमने इलेक्शन के नामांतर विरोधी कृति समिति बनाई थी और ये कृति समिति ने औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई लड़ी है और उसके बाद से उस्मानाबाद, अब अहमदनगर भी हो रहा है, जिसमें इलाहाबाद का भी नाम बदला है। तो मुस्तकिल नाम बदलने की एक महाराष्ट्र में एक दौड़ लगी है। तो नामांतर विरोधी कृति समिति किसी भी किस्म के और किसी के भी नाम बदलने के खिलाफ पहली बात। उसकी वजह यह है कि नाम बदलना ये विकास का काम नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी विकास का काम करना है, जनता की जिम्मेदारियों को, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हर समाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो ये नामांतर की मुहिम चलाई जा रही है, इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में खासतौर से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज के लिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में दस्तूर के मानने वाले हैं, एक जमहूरी मुल्क के हम नागरिक हैं, दस्तूर को मानने वाले हैं और इंसाफ पर हमारा यकीन है। इसलिए हम जब हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हम अदालतों के सामने जाते हैं। 1995 में ये हुआ, बात नहीं सुनी गई, यहाँ तक कि औरंगाबाद हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। हम 96 में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को गौर से सुनी, मानी और उस पर स्टे जारी किया। और वो स्टे जारी करने के बाद कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली और वो गवर्नमेंट ने आकर जो नोटिफिकेशन शहरों के नाम बदलने के लिए दिए, निकाले गए थे, उसको वापस ली। लेकिन जब हमारी पिटीशन फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फॉर्म किया कि ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि भाई आपका पर्पस सॉल्व हो गया है, इसलिए आपकी पिटीशन इनसक्सेस हो गई, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन आज हैरतअंगेज बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्लोज हो जाता है वो जस्ट रेस जुडिकेटा के तहत वापस नहीं ला जा सकता, एक्ट है। लेकिन आज की हुकूमतें ना अदालतों को मानती है, न जनता को मानती है और अपने मनमाने फैसले करती है। हालांकि इस बार ये हुआ है कि 10 साल की डिक्टेटरशिप के खिलाफ जनता ने वोटिंग की और 400 के ख्वाब देखने वालों को 200 के अंदर लपेटने का काम जनता ने किया। लेकिन इसके बावजूद उनकी नशा नहीं उतरी। अभी आपने देखा कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया, इसको गवर्नमेंट ने बगैर प्रोसीजर कंप्लीट किए कि जो इसके प्रोसीजर्स हैं कि शहर का नोटिफिकेशन अगर आपको निकालना है उसके लिए 1953 की गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस का पहला कलम यह है कि हिस्टोरिकल सिटीज के नाम बदले नहीं जा सकते। उसको इन्होंने टेबल में डाल दिया, उसको पहले तरह रोन दिया। दूसरा मुद्दा उसमें यह था कि जो अगर इत्तेफाक से कहीं नाम बदलते हैं, दूसरा नाम देते हैं, तो वो नाम पूरे स्टेट में कहीं भी किसी गांव का भी नहीं होना चाहिए। और ये नाम जो यहाँ दिया जा रहा है ये पश्चिम महाराष्ट्र के 3 तालुकों का नाम। हमारा XYZ नाम का विरोध नहीं है, हमारा एक समाज है और समाज को बांटने का, समाज को लड़ाने का, समाज में फूट डालने का ये जो धंधा कुछ लोग करे, हमारा इसको विरोध होना ये चाहिए था। अगर किसी की ख्वाहिश है तो दोनों समाज के लोगों के सामने बिठाकर बातचीत करके निगोशिएट के जरिए कोई मसला हल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जैसा आपने देखा कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर हुआ, हर समाज। उसके बाद अभी आपका हज 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक टोटली ये इस्लामिक इशू है और हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुस्लिम कानून को मोमेडन लॉ, मुस्लिम पर्सन लॉ के नाम से जो एक एक्ट, यानी मुस्लिम मसाइल जो भी होंगे वो मोमेडन लॉ के तहत चलेंगे, दस्तूर ने पास किया। उस दस्तूर के मुताबिक ये इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन कहाँ जाए, जब सैया बन गए थानेदार तो डर का है कि हो गया। गवर्नमेंट कुछ भी फैसले करती करे, हमको उनके अख्तियार है कि मेजॉरिटी आते इलेक्शन चुन के आते, लेकिन अदालतें इंसाफ के लिए होती। आज पाकिस्तान में इंसाफ के लिए लोग लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जागी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जमात पर अन्याय हो रहा है, इसलिए नहीं जागी। जब दूसरों पर होगा तो भी आएंगे। आप देखिए पड़ोस में क्या चल रहा है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में चल रहा है। तो जुल्म जब इंतहा को पहुंचता है तो फिर इनकलाब आते हैं। अब इनकलाब कैसे आ सकते हैं आपके सामने मिसाल है।
तो मैं आज इस तस्वीर में न जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो उस्मानाबाद के फैसले के बाद पूरे मीडिया ने, हालांकि बड़े बड़े चैनल, मैं उनकी किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो इतने बड़े इशू पर बोलो तो उसकी स्टडी करना चाहिए कि क्या फैसला है किसके बारे में। लेकिन सब ने यह कहा कि औरंगाबाद उस्मानाबाद की पिटीशन रिजेक्ट करने का लिया है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहां सिर्फ एक ही विषय सुप्रीम उस्मानाबाद के विषय पर बहस हुई और उस्मानाबाद तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन का भी नंबर ही नहीं आया। अब 9 तारीख उन्होंने डाली है, वो भी शायद बढ़ने के इम्कान। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है वो सिर्फ उस्मानाबाद के हद तक हुआ, इसका औरंगाबाद से कोई संबंध नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पिटीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट गई है उसकी बहुत शार्ट आपके सामने हिस्ट्री है, लेकिन मैं शार्ट बात करना चाहूँगा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो आज हमारी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में वो इसी बुनियाद पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और ये वादा किया गया था कि आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रॉ करने की वजह से ये दोबारा पिटीशन इन्होंने जो निकाले नोटिफिकेशन, ये टोटली गैर कानूनी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करने के लिए गए हैं कि जैसा आपने 96 में स्टे दिया था और हमारी बात सुनने का वादा किया था, हमारी आज भी ये रिक्वेस्ट है कि इंसाफ से हमारी गुहार है कि वो हमारी बात को सुने, स्टे दे, तफसीली पूरी पिटीशन की हियरिंग करे और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको मानकर उसको अमल करने के लिए तैयार। ये हमारे बुनियाद में। दूसरा इश्यू आपके सामने हमने इसमें रखा है, अपने सबको बांट दीजिए, तो इतना मिल जाएगा सबको। तो उसमें सेकंड हमारा जो मसला है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ के पहाड़, वहाँ पर जो पहाड़ी पर वाक़या पेश आया, हिंदुस्तान की तारीख है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, बाबा इवन संभाजी महाराज हो, इन्होंने मुसलमानों को साथ लेकर चला है। अगर नहीं चलते तो इनके खेलों के पास मुसलमानों के बंगले कहाँ से बनते थे? ये सब इनके फौज में शामिल थे, इनके साथी थे और इन सबको लेकर चला है। लेकिन आज बरसों, आज 500 साल से उनके घर वहाँ पर है और अब ये कहा जा रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो ठीक है, इंक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की। हुकूमत कार्रवाई करने के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन कोर्ट के मैटर की परवाह न करते हुए लोगों ने वहां जाकर घुसकर हमला किया और लोगों के घर तोड़े, गरीबों को मारा तोड़ा, यहाँ तक कि मस्जिद को तोड़ने के आपने खुद देखा है कि सारे वीडियो वायरल हुए। ये महाराष्ट्र की स्थिति में महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के नाम पर एक धब्बा कलंक है। महाराष्ट्र में आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ, दूसरे स्टेट में हुए होंगे, लेकिन महाराष्ट्र इस सबको लेकर चलने वाला, सबको इंसाफ देने वाला और सब हर समाज का यहाँ पे एक दूसरे से तालमेल मोहब्बत है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, संभाजी महाराज का है, शाहू महाराज का है, बाबा साहब अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है। ये सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया और ऐसे वक्त जो है एक समाज को दबाने का और कुचलने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैं आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात की अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से तो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर में एक कमीशन बनाए, उसकी पूरी तहकीकात करे, जो जिम्मेदार है उनको पनिशमेंट करे। यह हमारी इससे अपील है। तीसरा मुद्दा पॉलिटिकल है कि आपने देखा महाराष्ट्र में पहले महाविकास आघाड़ी की हालत क्या थी। इस इलेक्शन में 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी की आई। किसकी वजह से आई? यहाँ पर मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाने के लिए मुस्लिम समाज ने, दलित समाज ने पूरी ताकत से वोटिंग किया और ये इनकलाब महाराष्ट्र में आया। और जिस समाज ने इतनी ताकत से वोटिंग किया उनको एक सीट नहीं, 48 लोकसभा की सीट में एक सीट भी महाविकास आघाड़ी मुस्लिम को नहीं दी। ठीक है, उस वक्त इलेक्शन की गड़बड़ थी, जातिवाद का डर था, आपने नहीं किए, हमने उसको कंसिडर करके तमाम नाराजगियों के बावजूद हमने महाविकास आघाड़ी को वोट दिया और चुना कर लाए 31 सीटें। उसके बाद एमएलसी के इलेक्शन में 2 सीटें एमएलसी की मुस्लिम थी ऑलरेडी। तो किस पार्टी की थे उससे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। या तो उन्हीं को कंटिन्यू करते या उनको हटाए तो रिप्लेस करके किसी और को देते, लेकिन ना उनको रिपीट किया गया, ना वहां दूसरा किसी को दिया गया। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हुई है, महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार। लेकिन सब कुछ तो ये एक मसला है। तो ये जो 2 वाक़यात हुए उससे महाराष्ट्र में मुसलमानों में अब फिर नाराजगी फैली। महाराष्ट्र के मुसलमानों का के इस मामले में
अब वो सोचने में मजबूर है कि हमने तो पूरी ताकत से इनका साथ दिया, इसके बावजूद भी हमको नुमाइंदगी नहीं मिलती। तो मैं नामांतर विरोधी कृति समिति की जानिब से मैं ये महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूँ आपके जरिए कि वो कम से कम असेंबली और पार्लियामेंट और काउंसिल में क्या वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा में आपने मुस्लिम समाज को भरपूर नुमाइंदगी देना चाहिए। हमारी डिमांड है कि महाविकास पार्टी के 3 पार्टियों, चाहे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धव सेना है, ये तीनों ने 12-12 मुस्लिम को देना चाहिए, 36 लोग महाराष्ट्र में टिकट दिए जाने चाहिए। ये हमारी अपील। क्यों कि 1981 में 27 लोग चुनकर आए थे, 33 लोगों को टिकट दी थी कांग्रेस, 33 लोगों को टिकट दिया गया था, 27 ने मुस्लिम एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन उसके बाद वो कम से कम विधानसभा के इलेक्शन में मुस्लिम के साथ इंसाफ करें, और इंसाफ नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी मैं आपके सामने बताने की बैठा हूँ। अगर इंसाफ नहीं होता है, मुस्लिम की भरपूर नुमाइंदगी नहीं दी जाती, तो जो मुस्लिम जहाँ से चुनकर लाने की क्षमता रखता है, नामांतर विरोधी कृति समिति उसके पीछे खड़ी रहेगी और हमारे बैनर से उनको खड़े करके लड़वाने का काम करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को इंसाफ दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये बात मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं एक पार्टी में हूँ, पार्टी का जिम्मेदार हूँ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी वही कहता हूँ जो आपके सामने कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये हमारी सेक्युलर, सोकाल्ड सेक्युलर पार्टीज को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटर भी अब जाग चुका है। मुस्लिम वोटर ये चाह रहा है कि हमारी नुमाइंदगी होना चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे लोग भी एमएलए होना चाहिए, हमारे लोग भी एमपी होना चाहिए। ये आप मुस्लिम की डिमांड है। तो इसलिए मैं अपनी पार्टियों से इस बात की डिमांड करता हूँ कि वो मुस्लिम को भरपूर नुमाइंदगी दे और अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए। खाली पार्टी के पद देना, पार्टी के पद देते हैं उसमें कोई अधिकार है ना उसमें कोई सम्मान, तो ये बेवकूफ बनाने का काम इन्हें बंद करना चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ। और जो कुछ मेरे जहन में था मैंने आपके सामने बात रखी है। इस पर अगर आप कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं। देखिए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृति समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है, मिनटों में खत्म नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी, तो उनके वकील से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इसमें रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में 2 पिटिशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे 2 पिटिशन। और हमारी पिटिशन का भी हमारी पिटिशन को 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वो बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हियरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा कर दिया, अब ये आपके साथ मजीद कहने की भाई ओरिजिनल पिटिशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटिशन की जरूरत क्या थी। लेकिन मेहरबानी आपकी बाइट की है, आपकी बाइटें आएंगी, आपके फोटो आएंगे, तो इसके लिए अगर वो पिटिशन करते हैं तो इससे ज्यादा वो कौम क्या तरक्की कर सकती, जो अपने मफाद, अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे हैं। क्या आपका आरोप है कि पिटीशन खाली है? मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ। आप इसका मतलब आप लीजिए। देखिए, हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये आल पार्टी है, इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी बैठी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है। तो ऐसे सब लोगों ने, सुनिए जरा आप पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलकर हमारी 200 लोगों की कमेटी है, ये हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते, उनकी जैसे उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती है, वहाँ गेटपीटी होता है, जस्टिस राय
और जस्टिस भट्टी की बेंच पर एक केस चल रहा है। बड़े वकील लगाएंगे आप? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। अभी जैसे कि हाई कोर्ट में और भी आपके साथ इसका वजह से मुझे लगता है नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही, नुकसान हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ दीगर लोग भी और जाएंगे, तो इससे लगता है आपको कि फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में नुकसान हो चुका है, ये आपने जैसा बोले ये सही है, ये मैं भी कबूल करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है, किसी को रोका नहीं जा सकता। नहीं, उनको मालूम है ना सब, हमने जाकर क्यों बोलना चाहिए। पिटीशन आपकी पहले है या उनकी है? पिटीशन आज अभी है, पिटीशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है। पहले आपकी? हाँ, नहीं दाखिल किया थोड़ा अहम नहीं, आज जिसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें कई ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करके हमारी पिटीशन नंबर पे आ गई, 9 तारीख हेयरिंग हमको मिल गई, दूसरी पिटीशन को ऐसी कोई डेट नहीं मिली। ये क्या बोले? इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट थे, अगर आप इतना कॉमन सेंस का यूज नहीं करना चाहते तो मैं क्यों यूज करूँ? अगर आप कॉमन सेंस का यूज नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ? अरे भाई, वो कहीं से भी करे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सर, तो मतलब क्यों नाम बोलो और मतदार संघ बोलते हो में, या आप जाने हो जाने। तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे? जी हाँ, यहाँ पर नहीं, सुनिए, देखिए कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे हैं, जज कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट को हक है वो अपील में आगे जाए, केस यहाँ कायम रहता है। तो सुनिए, तो हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी को रिजेक्ट की गई स्टे एप्लीकेशन, उसके अपील के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, केस हमारा यहाँ कायम था। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। मुल्क जो है संविधान से चलता है और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है, अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबारात में भी, हर अखबार में समझी नगर के बजाय और मत के बजाय समझी नगर लिखे जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो, सब जगह हम और मत लिख के देते हैं आज भी। और अगर कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून बदलाएंगे।